मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। हम साथियों, हमारे कक्षा 12 रसायन विज्ञान जेट रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 गणित व विज्ञान पटवार भर्ती परीक्षा संबंधी तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में नियमित लेक्चर व टेस्ट भेजे जा रहे हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रकाश। प्रकाश में जो हम उसका गुण उठा रहे हैं, प्रकाश का एक महत्वपूर्ण गुण है अपवर्तन। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, लाइट रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे अपवर्तन है क्या। तो ये जो आपको एक घनाभ दिख रहा है, ये कांच की एक पट्टिका है, कांच की एक सिल्ली है। जिस प्रकार बर्फ़ की सिल्ली होती है सेम उसी शेप में कांच की सिल्ली होती है, बहुत ही छोटी होती है। जो साइंस स्टूडेंट हैं उनको तो ध्यान होगा, ग्लास स्लैब सबने देखी है फिजिक्स प्रैक्टिकल में। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स मेरे पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो आर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो वो इतना ध्यान रखें जैसे बर्फ़ की सिल्ली होती है सेम उसी प्रकार कांच की सिल्ली होती है। तो ये कांच की एक सिल्ली है। अब इस कांच की सिल्ली पर प्रकाश की कोई किरण गिर रही है। अपवर्तन की डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कांच की सिल्ली है, इस पर प्रकाश की एक किरण आपतित हुई, तो ये प्रकाश की किरण इस पर गिरी। तो जैसे ही ये पृथक्कारी सतह पर टकराई, पृथक्कारी सतह क्या होगा अब देखिए हम, तो ये जो माध्यम है कांच की सिल्ली से बाहर का जो माध्यम है ये वायु है, ये माध्यम वायु है और ये कांच आ गया। तो जो सतह है, ये जो सतह है ये कांच और वायु को अलग अलग कर रही है, ये वाली सतह कांच को और वायु को अलग अलग कर रही है। तो ये पृथक्कारी सतह है। तो ये प्रकाश की किरण जैसे ही पृथक्कारी सतह से टकराएगी ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी। तो अब आपको दिख रही है कि ये किरण जो है अपनी मूल दिशा में नहीं जाकर कुछ मुड़ गई है। तो यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे अभी वायु से कांच में प्रवेश की, तो वायु एक पारदर्शी माध्यम है और कांच भी एक पारदर्शी माध्यम है, तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है। मूल पथ जो होता है, इसका दिशा जो होती है वो बदल जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब ये किरण कांच की सिल्ली से बाहर निकलेगी, कांच की सिल्ली से बाहर निकलेगी यानी वायु में जाएगी, तो इसकी दिशा फिर बदलेगी, तो ये इसकी डायरेक्शन फिर चेंज हुई है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन है। अर्थात अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब डायग्राम जो बुक में दिया होता है वो हमारे को ये दिया होता है, ये डायग्राम जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये डायग्राम हमारी बुक का डायग्राम है। तो ये कांच की पट्टिका दिखाई हुई है आयताकार शेप में, उसकी बाउंड्री ली हुई है आयताकार शेप के अंदर। ये सारी कांच की पट्टिका है आयताकार शेप के अंदर, और ये वो आपतित किरण है जो कांच की पट्टिका पर गिर रही है। ये पृथक्कारी सतह हो गई जो दोनों माध्यमों को पृथक कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि आपतित किरण जब पृथक्कारी सतह पर टकराई है तो वो अपनी दिशा से विचलित हो गई है, अर्थात मुड़ गई है। तो ये लाल रंग की किरण जो आपको दिखाई दे रही है ये वो मुड़ी हुई किरण है जो पृथक्कारी सतह से टकराकर मुड़ी है, अपवर्तित किरण है। अब ये लाल रंग की किरण फिर वायु में जा रही है, बाहर का माध्यम वायु है, आप देख सकते हैं ये वायु लिखा हुआ है यहाँ, बाहर का माध्यम वायु है। अब ये अपवर्तित किरण फिर कांच से जब वायु में जाएगी, अब ये अपवर्तित किरण है कांच से जा रही है वायु में, तो ये फिर अपने पथ से विचलित हुई। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन है। जो किरण कांच की सिल्ली पर आपतित हुई है, कांच की पट्टिका पर आपतित हुई है, वो आपतित किरण है। जो अपने पथ से विचलित हुई है कांच की पट्टिका के अंदर वो अपवर्तित किरण है, और जो कांच की पट्टिका से बाहर निकली है वो निर्गत किरण है। तो ये डायग्राम हमारी बुक में दिया होता है अपवर्तन का। अब अपवर्तन की डेफिनेशन पहले क्लियर कर लें हम। तो क्या है अपवर्तन?
तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों की पृथककारी सतह पर यह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो डायग्राम में हमने देखा था स्टार्टिंग में कि कैसे प्रकाश की किरण विचलित हो रही थी, तो उसे हम अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन का पूरा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में जो बातें लिखी हुई हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगा अब एक एक करके। सबसे पहले हम देखें माध्यम हमारे को क्लियर होने चाहिए। जैसे यहाँ मैंने लिखा है वायु और यहाँ मैंने लिखा है कांच। वायु के ब्रैकेट में मैंने लिखा है विरल माध्यम और कांच के ब्रैकेट में मैंने लिखा है सघन माध्यम। सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम वो माध्यम है जिसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कणों में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, वो माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। जैसे वायु विरल माध्यम का उदाहरण है। अब आप सिंपली इसको आराम से समझ सकते हैं। कैसे? हमारे हाथ को वायु में आगे बढ़ाएं। वायु में जब आप अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो हमारा हाथ जो है वो पूरा फैल जाता है। क्यों? क्योंकि वायु के कणों में रिक्त स्थान है, अतः वायु जो है वो हमारे हाथ को रोक नहीं पाती और उस रिक्त स्थान से होता हुआ हमारा आग सीधे आगे की ओर फैल जाता है। तो क्योंकि वायु के कणों में रिक्त स्थान ज़्यादा है। अब वहीं अपने हाथ को कांच पर रखें और उसको आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करें, कांच के अंदर ले जाने का प्रयास करें, तो हम देखेंगे कि हमारा हाथ जो है वो कांच के अंदर नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि कांच के कण बहुत पास पास हैं, उनके बीच रिक्त स्थान है नहीं और हमारे हाथ को आगे जाने के लिए रिक्त स्थान की जरूरत थी। तो जिस माध्यम के कण पास पास होते हैं वो माध्यम सघन माध्यम कहलाता है और जिस माध्यम के कण दूर दूर होते हैं वो माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। अब डायग्राम में आपको एक ब्लू लाइन दिख रही है जिसे मैंने अभिलंब लिखा है, तो ये अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है? पृथककारी सतह। ये पृथककारी सतह है, पृथककारी सतह है। इसके ऊपर वायु है, ये वायु, और नीचे कांच है। तो वायु और कांच को अलग करने वाली सतह पृथककारी सतह है और पृथककारी सतह के बिल्कुल लंबवत खींची गई एक काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। तो ये पृथककारी सतह के बिल्कुल लंबवत खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम कोण आई, आपत्तन कोण कहते हैं। तो ये जो कोण आई आपको दिखाई दे रहा है ये आपत्तन कोण है। अब आपत्तन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपत्तन कोण कहलाता है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, अब ये अभिलंब हो गया और ये अपवर्तित किरण हो गई, तो ये कोण R से डिनोट किया गया है, कोण R है ये। अब अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो ये आप अब अभिलंब देख रहे हैं वापिस। पहले तो विरल माध्यम देखिए। विरल माध्यम क्या है? जिसके कण किसी दूसरे माध्यम की तुलना में दूर दूर हैं, जिनके कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा है, वो विरल माध्यम होता है। जिस माध्यम के कण किसी दूसरे माध्यम की तुलना में पास पास हैं वो सघन माध्यम होता है। जैसे तो विरल व सघन माध्यम की हम बात करें तो विरल माध्यम क्या होता है? यदि एक माध्यम के कण दूसरे माध्यम के कणों की अपेक्षा दूर दूर स्थित हों तो ऐसा माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। जैसे वायु विरल माध्यम है। और सघन माध्यम क्या है? यदि एक माध्यम के कण दूसरे माध्यम के कणों की अपेक्षा पास पास स्थित होते हैं तो ऐसा माध्यम सघन माध्यम कहलाता है। जैसे कांच सघन माध्यम है। अब वायु, पानी और कांच की अगर हम तुलना करते हैं, वायु, पानी और कांच की, तो वायु विरल माध्यम है। वायु, पानी और कांच की अगर हम तुलना करें, वायु विरल है, पानी उससे सघन है, कांच उससे भी सघन है। यानी वायु और पानी में से अगर हम वायु और पानी की तुलना करते हैं तो वायु विरल है और पानी सघन है। वहीं पानी की तुलना अगर हम कांच से करें, पानी की तुलना वायु विरल और पानी सघन, और अगर पानी की तुलना हम कांच से करें
तो कांच सघन है और पानी विरल है। पानी विरल है और कांच सघन है। अगर पानी की तुलना कांच से की जाए तो कांच सघन माध्यम है और पानी विरल माध्यम है। तो इस प्रकार सबसे विरल माध्यम माने अगर तीनों में तो वायु है, उससे सघन माने तो पानी है, सबसे सघन माने तो कांच है। वायु और पानी की तुलना करें तो वायु विरल, पानी सघन। पानी और कांच की तुलना करें तो पानी विरल और कांच सघन। तो ये विरल और सघन माध्यम है। नेक्स्ट बात करें हम अभिलंब की, तो अभिलंब क्या था? पृथककारी सतह से लंबवत खींची गई एक काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। और फिर आपत्तन कोण क्या था? आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आपत्तन कोण कहलाता है। और आपत्तन कोण को हम कोण आई से डिनोट करते हैं। फिर बात करें अपवर्तन कोण की, तो अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण को हम कोण आर से डिनोट करते हैं, कोण आर से। अब अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण क्या है? क्या कारण था, क्यों मुड़ी थी प्रकाश की किरण? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे विरल से सघन में प्रवेश की, वायु से मान लो पानी में ही प्रवेश की, वायु से पानी में प्रवेश की, तो उसका वेग बदल जाएगा, उसकी जो गति होगी वो बदल जाएगी। जैसे आप खुद अपने आप को लेकर सोचें, अगर हम वायु जमीन पर चल रहे हैं, यानी वायु में गति कर रहे हैं, और गति करते करते एकदम हम पानी में एंटर कर जाएं, गति करते करते हम एकदम पानी में एंटर कर जाएं, तो हमारी जो गति होगी वो पानी में कम हो जाएगी, पानी में कम हो जाएगी। यानी सघन माध्यम में जो प्रकाश की किरण का वेग होता है वो कम हो जाता है, और विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का वेग ज्यादा रहता है। यही अपवर्तन का कारण है। तो अपवर्तन का मुख्य कारण है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। वेग में परिवर्तन के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे पानी से वायु में प्रवेश करे, तो फिर वेग बढ़ जाएगा, तो उसका वेग बढ़ जाता है। और वहीं अगर विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग घट जाता है। तो जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी, जैसे वायु से पानी में प्रवेश करे, तो वेग कम हो जाएगा। अब अपवर्तन के कारण प्रकाश की दिशा या पथ में क्या परिवर्तन होता है? तो ये डायग्राम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर आपके सामने है। अब दिशा में क्या परिवर्तन हुआ, देखो, ये विरल माध्यम था वायु। अब प्रकाश की किरण वायु से जा रही है किसमें? कांच में, यानी विरल से जा रही है किसमें? सघन में। ये अभिलंब था, ये अभिलंब थी ब्लू लाइन। अब आप देखिए, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में गई, तो ये वायु से गई कांच में, तो ये अभिलंब के पास आ गई, अभिलंब के पास आ गई। यानी वायु से जब कांच में प्रवेश करती है, यानी विरल से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपत्तन कोण का मान ज्यादा होता है, अपवर्तन कोण का मान कम होता है। अपवर्तन कोण का मान कम है। देख सकते हैं आप, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो आपत्तन कोण बड़ा है और अपवर्तन कोण छोटा है, और वो अभिलंब के पास आ गई है। अब सेकंड स्थिति देखें, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ये इस केस को कंसीडर करना है अब हमने, इस हिस्से को। तो कांच सघन माध्यम है, तो ये प्रकाश की किरण यहां से चली और विरल माध्यम में गई। तो अब आप देख सकते हैं ये अभिलंब से दूर हो गई। पहले रेड कलर वाली लाइन अभिलंब के पास थी, लेकिन जैसे ही ये वायु में प्रवेश की, ये अभिलंब से दूर हो गई। यानी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अब मान लो अगर ये आपत्तन कोण है, ये आपत्तन कोण है, तो ये अपवर्तन कोण होगा। तो ऐसे केस में जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो आपत्तन कोण का मान कम होगा और अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होगा। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब के पास आ जाती है। इस केस में आपत्तन कोण बड़ा होता है और अपवर्तन कोण छोटा होता है। और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। इस केस में आपत्तन कोण छोटा होता है और अपवर्तन कोण बड़ा होता है। तो अपवर्तन के कारण प्रकाश की दिशा या पथ में परिवर्तन। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब के
पास आ जाती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इस स्थिति में आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हो जाती है और इस केस में आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा होगा जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी। डायग्राम के माध्यम से आपने बिल्कुल क्लियर किया है उसको। अब आगे चले हम तो अपवर्तन के उदाहरण। तो अपवर्तन के मुख्य उदाहरणों में कुएं का जल से भरा होने पर उसका पैंदा उथला दिखाई देना। अगर कुआं पानी से भरा है तो अपने को यूं लगता है कि इसका जो तल है, जो पैंदा है, वो ऊपर उठा हुआ है। स्विमिंग पूल में भी हम यही स्थिति देखते हैं। अगर स्विमिंग पूल पानी से भरा हो तो उसका पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण अपवर्तन है। दूसरा उदाहरण, जल से भरे पात्र में सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना। पानी से भरे पात्र में अगर सिक्का रख दिया जाए, क्योंकि पैंदा ऊपर उठा दिखाई दे रहा है तो कॉमन सी बात है सिक्का भी ऊपर उठा दिखाई देगा। अब पानी से भरे हुए कुएं में ईंट गिरी हो तो उस ईंट को देखे तो अपने को ईंट भी उसकी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, जिसका कारण अपवर्तन है। पानी से भरे पात्र में डूबी पेंसिल का मुड़े हुए दिखाई देना, रात्रि में तारों का टिमटिमाना और सूर्य का सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देना। सूर्योदय मान लो 6 बजे, वास्तविक सूर्योदय 6 बजे होना है तो अपवर्तन के कारण सूर्य जो है वो 5:58 पर हमें दिखाई देने लग जाता है, यानी 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। इस प्रकार अपवर्तन के कारण दिन की लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वो 2 मिनट पहले उदय हो गया और 2 मिनट बाद छिपेगा। तो 2 मिनट का बेनिफिट सुबह हो गया और 2 मिनट का बेनिफिट शाम को हो जाएगा, तो टोटल 4 मिनट का बेनिफिट होगा, अर्थात दिन की लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि हो जाएगी। तो ये अपवर्तन के मुख्य उदाहरण थे। डायग्रामेटिक देख सकते हैं हम लोग। पहला डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें कुएं के पैंदे पर एक ईंट पड़ी है, ब्रिक यानी ईंट पड़ी है, वो ईंट अपवर्तन के कारण ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। दूसरा केस आप देखें, ये पहला केस था आपके पास। दूसरा केस आप देखें, ये व्यक्ति स्विमिंग पूल में झांक रहा है तो स्विमिंग पूल का जो वास्तविक पैंदा है वो ये है, लेकिन उसे आभासी पैंदा ये दिखाई दे रहा है, यानी ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है पैंदा, तो इसका कारण भी अपवर्तन है। तीसरा डायग्राम आप देखें, एक मछुआरा जो है मछली पकड़ रहा है तो उसको मछली जो है वो वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी दिखाई दे रही है। और चौथा उदाहरण, पेंसिल डूबी हुई है पानी के अंदर और वो मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो ये सारे अपवर्तन के ही उदाहरण हैं। अब आता है अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के 2 नियम हैं, जिसमें पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम, आपतन कोण की जया यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। यह नियम स्नेल का नियम कहलाता है। स्नेल का नियम पूछता है तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर अपवर्तनांक म्यू से लिखा जाता है। तो फार्मूला म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अपवर्तनांक को एक तरीके से हम और भी परिभाषित कर सकते हैं। मान लो कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उस माध्यम में उस प्रकाश की किरण के वेग की तुलना करके हम अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्यम 1 में प्रकाश की किरण का वेग बटे माध्यम 2 में प्रकाश की किरण का वेग अपवर्तनांक कहलाता है। तो अपवर्तनांक की गणना दोनों माध्यमों में प्रकाश के वेग के अनुपात के आधार पर भी की जा सकती है। तो 1 म्यू 2, 1 यानी माध्यम 1 है, यहाँ जो 1 लिखा हुआ है 1 इंडिकेट हुआ है वो माध्यम 1 है। ये जो 1 इंडिकेट हुआ है ये माध्यम 1 को शो कर रहा है और ये जो 2 इंडिकेट किया गया ये माध्यम 2 को शो कर रहा है। यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो माध्यम 1 में प्रकाश का वेग बटे माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, तो ये अपवर्तनांक है। अब ए म्यू डब्ल्यू, ए फॉर एयर और डब्ल्यू फॉर वाटर। तो एयर यानी वायु में प्रकाश का वेग, वाटर यानी बटे में जल में प्रकाश का वेग। तो वायु में प्रकाश का वेग बटे जल में प्रकाश का वेग भी अपवर्तनांक कहलाता है। कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक के मान आगे सारणी में दिए गए हैं। तो आगे सारणी दिखाई गई है एक, जिसमें आपको अपवर्तनांक दिए गए हैं। अब ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। वैक्यूम के लिए अगर आपको अपवर्तनांक, वैक्यूम यानी निर्वात के लिए अपवर्तनांक का मान पूछता है तो वो 1 है।
ये सारे वैक्यूम के आधार पर ही बताए गए हैं, निर्वात से तुलना करके ही बताए गए हैं। एयर में अगर आपको पूछता है अपवर्तनांक का मान तो 1.0003 या 1.000277। अगर वाटर में पूछता तो 1.33। वाटर में अपवर्तनांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर का अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक है, निर्वात की अपेक्षा जल का अपवर्तनांक है 1.33। आइस बर्फ का अपवर्तनांक 1.31। ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5 और लगभग इतना ही अपवर्तनांक नमक का होता है। अगर नमक का अपवर्तनांक आपसे पूछ लेता है तो एग्जैक्ट वैल्यू 1.54 है। नमक का अपवर्तनांक अगर पूछता है तो एग्जैक्ट वैल्यू 1.54 है। और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक है डायमंड का 2.42 ऑप्शन में आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू है 2.417। तो ये हमारा आज का टॉपिक था प्रकाश का अपवर्तन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो आपको मैं निरंतर उपलब्ध करवाता रहूंगा। तो कल का हमारा टॉपिक होगा लेंस। थैंक यू।